हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदर क्लास। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वह क्लास 10th अनसोल्ड 2023 सेट नंबर 5 2020 822 एमवी। देखिए, आप किसी भी अनसोल्ड में 822 एमवी चेक करके अपना अनसोल्ड कर सकते हैं। और अगर आप किसी के पास में अनसोल्ड ना हो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है। हर के 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। देखिए मैं इसको किस तरह से करता हूं। मेरे पास यहां जगह खाली है, मैं यहां इसको करता हूं। क्या है हमारे पास में 1458। ये क्या वाला पॉइंट है भाई, क्या कर रहे हैं 1458 बटे 1250। देखिए इसको हम ये दशमलव के 4 स्थानों तक बताना है। ठीक, तो 1250 में मुझे क्या करना होगा, इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जो ये एक के आगे जीरो बना दी जाए, या 10 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, इस तरह की नीचे हर में हमें संख्या बनानी है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाने के लिए यदि मैं 1250 की 8 में मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे 10,000 हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा ऊपर नीचे दोनों जगह 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये होगा 1458 गुणा 8। अब 1250 की मैं 8 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा नीचे 10,000। कितना हो गया 10,000। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए 1458 की 8 में। ये हो गया 8 × 64, 64 का 4 हो गया, 6 लग गया। अब 8 × 5 40, 40 और 6 46 हो गया, 4 लग गया हासिल का। 8 × 4 32, 32 और 4 36 हासिल लगा 3, 8 × 8 8 3 11, तो इतना हो गया। ये हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए 11,664 हो गया। ठीक, अब 1 2 3 4 नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो। तो आप 1 2 3 4 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। 1.1664, तो 4 के बाद आप यहां दशमलव लगा देंगे। तो वो बोल रहा था क्या कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा, क्योंकि 1 2 3 4 स्थान बाद हमने दशमलव लगा दी इसमें। ठीक है, इसका 4th पॉइंट ठीक होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 का क्या पॉइंट देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। देखिए इसमें क्या है, ये आपका ग्राफ है, ये है आपका x x डैश, ये y डैश होता है। तो बोल रहा शून्यकों की संख्या। ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह काटता है, ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह काटता है उतने ही बहुपदों की शून्यक होते हैं, बहुपद में उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को 4 जगह काटता है। ठीक है, इसलिए बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग वाला पॉइंट। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4 बटे 9। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। तो इसको हम देखिए भाई किस तरह से करते हैं, समझेंगे। हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। देखिए भाई इसमें भुजाएं आपकी दे रखी है, AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF बराबर 4 बटे 9। मतलब किसी भी एक भुजा को, किसी भी एक भुजा मतलब किसी भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात को अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, कोई भी एक
उठाएंगे इसमें से ए बी बटे डी एफ, कोई भी एक ले लेंगे क्योंकि ये सब बराबर है। ए बी बटे डी एफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन कई बार आपको कराया जा चुका है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे डी एफ क्या है 4/9, 4/9 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग कितना हो गया 81। तो 16:81, 16:81 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 16:81, मतलब 16/81। थर्ड पॉइंट इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वन का गैप पॉइंट देखेंगे। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान होगा। देखिए भाई गैप पॉइंट को देखते हैं। दिया क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो आप करना क्या है साइन थीटा एक कोस थीटा उठाकर इधर ले जाइए आप। तो साइन थीटा बराबर हो गया कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा, आप इसके नीचे उठा लो कोस थीटा बराबर होगा। ठीक है, ये कोस थीटा इसके नीचे आ गया। साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45। किसके बराबर लिखूंगा tan 45। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया जी 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए नाउ वैल्यू चाहिए हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या है साइन 45, साइन की घात 4 थीटा का मान 45 प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान 45। ठीक है, तो साइन 45 का मान कितना 1/√2, 1/√2 की घात 4। ठीक है, कोस 45 का मान कितना 1/√2 की घात कितनी 4। ये हो गया 1 √2 कितना हो जाता है, देखिए √2 की घात 4 में बताता हूं क्या हो जाएगा। √2 की घात 4, √2 की घात 4 का मान हमें निकालना है, या आप यहां देख लेंगे √2 है ना, 1 की घात 4 तो 1 हो जाएगा, √2 की घात 4 हम इसको बताते हैं अभी। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 1/2। ये जो अंडर रूट होता है ना, तो इसको 2 की घात 1/2 लिख देते हैं, ये हो गया 4। ठीक है, अब तो ये हो गया 2 गुना 2 की घात 1 गुना 4/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो 2 की घात 1 गुना 2 मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 2 की घात 2 4। या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, √2 की घात 4 हम 4 लिख सकते हैं। और देखिए या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2। ठीक है, 1 2 3 4, 1 की आप कितनी भी बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √2 कितना हो गया 2 और √2 तो 1/4 हो गया, 1/4। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 की घात 1/√2 की घात 4 को 1 की घात 4 हो जाएगा 1, तो 1/2 और ये कितना हो गया 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो इनका दोनों का आंसर कितना होगा 4, तो 1 + 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2/4। इससे इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 1/2, सेकंड पॉइंट 1/2। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट देखते हैं। बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी 1 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई, इसको आप देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं पॉइंट हम करते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ठीक, चलिए देखिए पॉइंट पर हम चलते हैं। पॉइंट में क्या दिया है, बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी। हम ग्राफ बना लेते हैं, हमने ग्राफ बना लिया, ग्राफ के
चलिए मैं करके बताता हूं इसको। आपने ग्राफ बना लिया, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया 0 0, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4। तो बोल रहा है बिंदु 3 4 की, बिंदु 3 4 देखिए, 1 2 3, बिंदु 3 ये रहा 4 ये, तो बिंदु 3 4, तो यहां बिंदु 3 4 आ जाएगा आपका। ये हो गया बिंदु 3 4, बिंदु 3 4 हो गया। यहां ये बिंदु 3 है ना, यहां ऐसा करके बिंदु 3, ये बिंदु 4। अब बिंदु 3 4 की वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है, किससे दूरी पूछ रहा है, वाई एक्स। तो वाई एक्स आपका ये है वाई डैश। अब देखिए 1 2 3 4 यहां से दूरी पूछ रहा, तो आप यदि मैं बिंदु निकाल दूं तो ये बिंदु हो जाएगा कितना, यहां बिंदु हो जाएगा ये 0 4, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 4, तो 0 4 मान लीजिए बिंदु A है, ये कोई बिंदु हमने B मान लिया। अब आप AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे, तो यहां देखो बिंदु 0 4 तथा 3 4 के बीच की दूरी निकाल लीजिए। देखिए 0 में से 3 घटा दिया, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 माइनस 3 का स्क्वायर, अब ये हो गया 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 0 का स्क्वायर 0, अब ये हो गया अंडर रूट 9 में 0 जोड़ दिया 9, अब 9 का वर्गमूल देऊंगा तो 3, तो 3 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 3 इकाई, सेकंड का 3 इकाई, ठीक है। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी, इसका इक्का नहीं होने की प्रायिकता हमें इसमें बतानी है। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे 52 ताश की गड्डी होती है उसमें 4 इक्के होते हैं। 52 ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें इक्का होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इक्का होने की प्रायिकता सबसे पहले। तो यहां देखो 52 ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो हमें प्रायिकता बतानी है। यानी कुछ 4 इक्के होने की प्रायिकता, 4 इक्के होने की प्रायिकता, 4 इक्के होने की प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति 4 है, कुल परिस्थिति 52 है, तो 4 बटे 52, 4 एकम 4, 13 चौका 52, तो 1/13। ये हो गए 4 इक्के होने की प्रायिकता, 4 इक्के होने की प्रायिकता 1/13। अब हमें बताना है इक्के नहीं होने की प्रायिकता। ये आप जानते होंगे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो अब 4 इक्के नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि 4 इक्के नहीं होने की प्रायिकता, 4 इक्के नहीं होने की, 4 इक्के नहीं होने की प्रायिकता, 4 इक्के नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा दूंगा, 1 माइनस 1/13, तो 13 एकम 13 माइनस 1/13, तो 13 में से 1 घटा दिया 12, तो 12/13, 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 12/13, फोर्थ पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह लगाइए।
अब हम 2 का क्या पॉइंट देखेंगे, के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1 तथा 2x - 1 ब्रैकेट में ये 2k - 1x और प्लस k - 1y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं रखता है। तो यदि यहां रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण निकाय, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y = c1 तथा a2x प्लस b2y = c2 से तुलना करने पर, c2 से तुलना करने पर इसकी आप तुलना करेंगे, करिए तुलना, देखेंगे। अब a1 का मान क्या हो गया, a1 का मान हो गया 3, a1 बराबर 3, b1 बराबर किसके, y का गुणांक क्या है, 1 है, और c1 बराबर हो गया 1। अब a2 बराबर हो गया 2k - 1, b2 बराबर हो गया k - 1 और c2 बराबर हो गया 2k + 1, 2k + 1। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, यहां लिखेंगे यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 से, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब a1 बटे a2 क्या है, 3 बटे 2k - 1 और b1 क्या है, 1 बटा k - 1 और डज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2k + 1, 1 बटे 2k + 1। तो हमें क्या करना है, इस वाला को छोड़ देंगे, तो इसकी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए भाई, ये होगा 3k - 1, इसकी दो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3k - 1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा, 2k - 1। आपको करना क्या है, आप ये 2k उठाकर इधर ले लो, 3k माइनस का 2k, ये माइनस का 3 इधर ले जाएंगे, माइनस का 3 इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 - 1। ठीक है, 3k में से 2k घटा दिया तो k, अब k बराबर किसके, 3 में से घटा दिया तो k का मान कितना हो गया, 2, k का मान हो गया 2। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो का पॉइंट देखिए, चित्र में AO बटे OC BO बटे OD बराबर 1/3, यदि BC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान हमें बताना है। तो ये जो है ना DC का मान हमें दिया है, AB का मान हमें निकालना है। तो देखिए भाई, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर किसके, 1/3, ये दिया। तब AO बटे OC बराबर किसके, BO बटे OD बराबर 1/3 तो है ही, बराबर ये हो जाएगा भाई आपका किसके बराबर, 1/3 है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, AO बटे OC BO बटे OD ये 1/3 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, AB बटे DC, ये AB बटे DC के बराबर हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हैं AB बटे DC, थोड़ा इसको अलग को लिख सकते हैं, AB बटे DC 1/3 है, बराबर किसके, AB बटे DC
DC चित्र से। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, AB का मान निकालना है। तो 1/3 बराबर किसके, AB बटे DC, AB बटे DC। ठीक, तो ये हो गया जी 1/3। अब AB का मान निकालना है, DC का मान कितना है, DC का मान दिया है 1.5, 1.5 इसकी इसमें इधर मल्टीप्लाई करो, 1.5 बटे 3 बराबर किसके, AB के। ठीक, दशमलव हटा के नीचे 0 लगा लोगे आप, तो ये कितना हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो AB बराबर 1/3। AB बराबर किसके, AB बराबर 1/2 होगी, 1/2। या तो AB का मान आप यहां छोड़ सकते हैं, या एक काम कर लेंगे, AB बराबर 2 से 1 को भाग देंगे तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी AB का मान हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम देखते हैं 2 का गैप फाइंड। √3 tan 12 कोट 45 कोट 60 और tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसको हम किस तरह से लगाते हैं समझेंगे। √3 tan 12 डिग्री, tan 12 डिग्री कोट 45 कोट 60 डिग्री और tan 78 डिग्री, tan 78 डिग्री। अब समझिए इसको, ये होगा tan √3। tan 12 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 12 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपने पूरक कोण पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या होते हैं। देखिए, मैं tan 12 को 90 में से मैं क्या घटा दूं कि 12 डिग्री बचे, तो मैं यहां से 78 डिग्री मैंने यहां से घटा दिया। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। 90 में से मैंने 78 घटाने पे हमें 12 डिग्री मिलेगा, क्योंकि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसको आप पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कोट 45 का मान हो गया 1, कोट 60 का मान कितना हो गया, tan 60 का मान होता है √3 और कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। tan 78 tan 68 डिग्री। ठीक है, चलिए तो √3 tan 90 माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, कोट 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री मल्टीप्लाई 1 की 1 गुणा कर दी 1 और tan में कर दी tan 78 डिग्री, tan 78 डिग्री बटे किसके, √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया कोट 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री और tan 78 डिग्री 78 डिग्री। ठीक है, आपने पढ़ा होगा व्युत्क्रम संबंध, tan थीटा होता है 1/कोट थीटा, tan थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए tan थीटा होता है 1/कोट थीटा, tan थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, कोट इससे कैंसिल हो गया, 78 डिग्री से 78 डिग्री तो 12 आ गया, तो इसका आंसर आपका 1। ठीक है, अब चलेंगे 2 के गैप पॉइंट पर। 2 का गैप पॉइंट है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए भाई, जो आपके वर्ष होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है उसे आप लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, जिसे लौंद का वर्ष बोलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष। तो एक लीप साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो यहां लिखेंगे एक लीप वर्ष में 366 दिन, 366 दिन, या अर्थात ऐसे लिखो, अर्थात 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह
52 पूर्ण सप्ताह। आप इसको इस तरह से चेक करेंगे। देखिए 7 से आप 366 को भाग दे दीजिए। 7 पंजे 35, 36 में से 35 घटा दिया 1, ये होगा 16, और 7 दूनी 14, 16 में से 14 घटा दिया 2, तो 52 पूर्ण सप्ताह 7, मतलब देखिए एक लीप वर्ष में 366 दिन, 52 पूर्ण सप्ताह मतलब 52 पूरे 52 पूर्ण सप्ताह हो गए और 2 दिन शेष बचते हैं। ठीक है, ये बहुत काम की बात है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, एक लीप वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं, और 2 दिन शेष बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। ये 2 दिन हो सकते हैं, ये 2 दिन हो सकते हैं, ये 2 दिन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए कंडीशन बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार और मंगलवार, सोमवार व मंगलवार, सोमवार व मंगलवार। सेकंड, मंगलवार व बुधवार, मंगलवार व बुधवार। थर्ड पॉइंट, बुधवार व बृहस्पतिवार, बुधवार व बृहस्पतिवार। फोर्थ, बृहस्पतिवार व शुक्रवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार। फिफ्थ पॉइंट, शुक्रवार व रविवार, शुक्रवार व शनिवार, शुक्रवार व शनिवार। सिक्स पॉइंट, शनिवार व रविवार, शनिवार व रविवार। और सेवन पॉइंट, रविवार व सोमवार, रविवार व सोमवार। अब बोल रहा है क्या, एक लिपि वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो आप एक काम करेंगे, 52 रविवार तो है पूरे पूरे। अब आप देखिए, ये देखिए आप समझेंगे, ये हो गया शनिवार रविवार, रविवार 2 कंडीशन में आ रहा है, शनिवार व रविवार, रविवार व सोमवार। ठीक है, तो आप लिखेंगे 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे अतः 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता। आपके पास में अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, 2, 1 2 कंडीशन है 52 रविवार होने की, 1 2 कंडीशन है, तो 2 बटे टोटल कंडीशन कितनी है, 7। तो 52 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे 7। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। आप इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 का क्या है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योगफल 265 है। तो इसमें हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकालनी है n। तो क्या क्या दिया है, देखिए हमें दिया है प्रथम पद a, प्रथम पद a बराबर 4 दिया है, प्रथम पद a बराबर 4, अंतिम पद l, अंतिम पद l बराबर दिया है 49, अंतिम पद l बराबर 49 और सभी पदों का योगफल दिया है 265। सभी पदों का योगफल क्या दिया है, 265।
ठीक है, तो लिखेंगे सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल s बराबर 265, ये दिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो आपको दिया है अंतिम पद l बराबर 49, क्या दिया है, तो रखेंगे अंतिम पद l बराबर 49। अंतिम पद l का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ये 4 उठाकर इधर ले जाओ, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 माइनस के 4, तो n माइनस 1 इंटू डी 49 में से 4 घटा ले कितना होगा 45। तो ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट, n माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया 45। अब हमें क्या करना है, सभी पदों का योगफल कितना है 265, तो लिखेंगे सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल कितना दिया है 265। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये s है, क्या है ये सभी पदों का योगफल s बराबर 265। तो योगफल s का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 265। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये हो गया n बटे 2, a का मान कितना है, a का मान है 4। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 45, क्या है ये 45 इज इक्वल टू किसके 265 के। चलिए भाई, अब n बटे 2 हो गया, अब ये हो गया 4 दूनी 8, ये कितना होगा 45 बराबर 265। आप इस 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 45 और 8 कितना हो गया 53, तो 53n इज इक्वल टू 265 और ये होगा गुणा 265 गुणा 2, तो 53n 53n। अब 65 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 दूनी 10 की 0, 26 दूनी 52 और 1 53, 530। तो n इज इक्वल टू 530 बटे कितना 53 53, ये 53 इसके नीचे दिया है, 53 से ये कैंसिल कर दिया 10 बार, तो n इज इक्वल टू किसके हो गया 10। तो हमें निकालनी थी पदों की संख्या n बराबर 10, n होता है पदों की संख्या, क्या निकालनी थी पदों की संख्या n बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम 3 का ख पॉइंट देखते हैं। संख्या 0.666 एंड शून्य को p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.666 एंड शून्य, इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, या लिखेंगे दोनों पक्षों में दो, या देखिए दशमलव मतलब इसके बाद में एक अंक है ये 0, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लो, तो 10 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये दशमलव इधर चली जाएगी, 6.666 एंड सो, ये होगी जी सेकंड इक्वेशन। समझो कैसे, किस तरह से किया। मेरे पास में ये है 0.666, मैंने इसमें 10 से गुणा कर, 10 से गुणा करने पे दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1 2 3, तो 1 2 3, एक 0 से एक 0 कट गई, तो ये हो गया 666 बटे 100,
अब 100 से 666 में भाग दूंगा तो 6.66 ऐसा हो गया। ठीक है, 6.66। अब मैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा दूंगा, तो रखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, घटाइए। कैसे घटाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे, 10x माइनस x और 6.666 माइनस 0.666, ये हम घटा रहे हैं इसमें से। 10x में से x घटा दिए, कितना हो गया? ये हो गया भाई 9x। इसमें से ये घटा दूंगा, ये कट जाएगा, 0.666 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6। तो x बराबर 6/9, 6/9 को मैं काट सकता हूं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3। तो x बराबर 2/3, तो x बराबर 2/3, जो कि p/q का रूप है, जो कि p/q का रूप है। तो इसमें हमें p/q के रूप में बताना था, p/q के रूप में, ये मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने p/q के रूप में आपको दिखा दिया। ठीक है भाई, इसको आप रफ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 का गैप है। वृत्त के व्यास AB के सिरे A बिंदु के निर्देशांक है -2 -7 तथा B बिंदु के निर्देशांक 1 और -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से लगाते हैं। वृत्त के व्यास AB के सिरे, आपको करना क्या है, हमें एक वृत्त बनाना है। हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक सर्किल है। ठीक है, व्यास है, तो सॉरी सर्किल। तो वृत्त के व्यास AB के सिरों के निर्देशांक ये दिए हैं, तो हमें वृत्त का व्यास बना लेते हैं। मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये कोई वृत्त का केंद्र है भाई, वृत्त का केंद्र है O। वृत्त का केंद्र क्या है? A। ये हो गया AB। AB क्या है? AB हमारा व्यास है। ठीक है, वृत्त O से A तक की डिस्टेंस, दूरी क्या बैठा है, क्या कहलाएगी? ये त्रिज्या होगी। O से B तक की डिस्टेंस त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र O से कहीं भी कोई दूरी खींच तो त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या का 10 दुगुना व्यास कहलाता है। तो AB वृत्त का व्यास है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, AB वृत्त का व्यास है। इसके बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं, A बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं -2 और -7। B बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं आपको? B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 1 और -11। B बिंदु के निर्देशांक ये दिए। तो हमें इसमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र ये होगा आपका सेंटर O। इस सेंटर के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो आपको करना क्या है, आप इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। तो यहां लिखें मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो लिखेंगे मध्य बिंदु O के निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक, O के निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक आप किस तरह से निकालेंगे? देखिए ये पॉइंट है आपके पास में x1y, ये हो गया x2y। ठीक है, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, x1 प्लस x2y2 और y1 प्लस y2y2। ठीक है, x1 क्या है? देखिए x1 है -2, x2 क्या है? +1/2, y1 क्या है? -7, y2 क्या है? -11 बटे किसके? 2 के। चलिए भाई इसको हम क्या करेंगे, 2 में से 1 में से 2 घटा दूंगा माइनस का, तो माइनस का 1/2। ठीक है, ये कितना हो गया? -7 -11 -18 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो -9।
कितना हो जाएगी माइनस के 9। मतलब मध्य बिंदु O के जो निर्देशांक आए हैं वो क्या आए हैं माइनस का 1/2 और माइनस का 9। माइनस का 1/2 और माइनस का ये हो गया भाई माइनस का 1/2 और माइनस का 9। ठीक, अब हमें निकालनी है दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे AB, ये जो AB व्यास AB है, AB की दूरी निकाल लेंगे, व्यास AB की दूरी, फिर उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे व्यास AB के बीच की दूरी, व्यास AB के बीच की दूरी, व्यास AB के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो रखेंगे x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस के 11, क्योंकि -7 में से -11 घटाऊंगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। तो -2 माइनस 1 -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 11 घटा दिए कितना हो गया 4 का स्क्वायर अंडर -3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 9 कितना हो गया अंडर 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। कितना हो गया भाई 5, कितना हो गया 5 हो गया जी आपका ये। चलिए अब हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या, ये तो हो गया व्यास, हमें निकालनी है त्रिज्या। तो निकाल लेंगे त्रिज्या, निकालिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होगी व्यास का आधा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या व्यास कितना दिया है 5/2, 5/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं। मैं व्यास और त्रिज्या के बीच में फॉर्मूला लिख रहा हूं, व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध का सूत्र, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो इसलिए मैंने त्रिज्या को व्यास बटे 2 कर दिया, व्यास का आधा करने पे हमें त्रिज्या निकली। ए और बी के बीच की दूरी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी व्यास कहलाएगी। ठीक है, इसका आधा कर देंगे त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो 5/2 इसकी त्रिज्या होगी। अब हम 3 का घैपाई देखेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। आपने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, हमारे पास में एक सर्किल है, ये हो गया सर्किल। अब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हमने त्रिज्या बोल दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB, तो हमने एक जीवा बना दी भाई, ये होगी आपकी एक जीवा AB, वृत्त का केंद्र है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये OA आप ये x हो गया, OAXB, ये कोई क्षेत्र है OAXB। ठीक है पूरा। तो हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, तो ये AB के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया है। त्रिज्या कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कोण थीटा, त्रिज्या कोण थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर दिया है जी आपको 90 डिग्री। तो आप सबसे पहले त्रिज्याखंड OAXB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो निकालिए
त्रिज्याखंड OAXB का क्षेत्रफल, OAXB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OAXB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या लिख सकते हैं थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री, ये होगा 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 लगा सकता हूं, या 22/7 एक ही बात है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 10, 10 गुना 10, इससे इसको काटने वाले 4 बार, 90 से 4 बार ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3.14 गुणा 10 की 10 100 बटे इसके, ये हो गया जी 4 है नीचे, ये दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 314 बटे कितना 4 से 314 को डिवाइड कर देंगे, करिए 4 से 314 को मैं डिवाइड करता हूं तो 4 सत्ते 28, 31 में से 28 घटा दिया 3, और कितना हो जाएगा भाई? ये उतार दिया 4 का, 4 अट्ठे 32, अब 34 में से 32 घटा दिया कितना हो जाएगा? 2, दशमलव लगा करके 0 उतार ली तो 78.5, कितना हो गया? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? देखिए ये त्रिज्याखंड OAXB का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? समझो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो AB तो कर्ण हो गया। चलिए ये आधार मान सकता हूं, इसको ऊंचाई मान सकता हूं, क्योंकि इन दोनों भुजाओं को ही हमें यूज देना पड़ेगा, क्योंकि AB तो कर्ण है। तो आधार कितना हो गया? 10, ऊंचाई कितनी होगी? 10, इससे इसको काट दिया 2 5 बार, 10 दूनी 50, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यह लिखिए, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर किसके? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? त्रिज्याखंड OAXB का क्षेत्रफल, OAXB का क्षेत्रफल माइनस OAXB का क्षेत्र, OAXB का क्षेत्रफल हो गया माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल कितना आया था? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आया था आपका, OAB का क्षेत्रफल आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 78 में से 78.5 में से 50 घटा दूंगा तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। देखिए तो भाई आज हमारे इस सेट के 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आशा है जितना आज आपको पढ़ा है वो सब समझ आया होगा।
यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।